इस चैप्टर के शुरुआत में रिपीटर कहता है, शुक्र है हमारे ऊपर किसी भी तरह के मॉन्स्टर अटैक नहीं हुए और वर्षा भी कम हो गया था, जिसके कारण हम लोगों ने जो समय सुनिश्चित किए थे उसी टाइम पर आप पहुँचे। शीरा यहाँ अपने मन में सोचती है, फाइनली वो समय आ गया है, मैं रिपल्टन को फेस टू फेस देखने वाली हूँ। शीरा खिड़की से बाहर देखते हुए जा रही थी। इतने में वे अचानक रिपीटर को कहती है, क्या यही रिपल्टन पैलेस है? रिपीटर कहता है, हाँ मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, तब से लेकर अभी तक कुछ भी बदला नहीं है। शीरा वहाँ के नजारों को देखकर बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। पैलेस जाने के रास्ते में जितने भी आजू बाजू में दुकान थे और वहाँ के लोग बहुत ही हंसी खुशी से रह रहे होते हैं। ये सब देखकर शीरा चौंक जाती है और वे रिपीटर से पूछती है, यहाँ के लोग, इनके रहन सहन को देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग भूखमरी के हालत में एक वक्त पर थे। रिपीटर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आपका भावनाओं को समझ सकता हूँ। आपने जो कुछ भी अफवाहों में सुना था, ये जगह बिल्कुल ही उसके उल्टा है। आगे वो कहता है, इस शहर को बसाने में लगभग पूरे 150 साल लग गए हैं। हाँ मैं ये मानता हूँ, क्योंकि ये चारों तरफ से माउंटेन से घिरा है और ऊपर से मॉन्स्टर का डर भी लगा रहता है, जिसके कारण यहाँ पर सप्लाईज का शॉर्टेज हमेशा होते ही रहता है। शीरा दूर से एक बिल्डिंग को देखती है और वे कहती है, क्या यही रिपल्टन्स का पैलेस है? सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा का कैरियज उस बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा होता है। रिपीटर कहता है, फाइनली हम पहुंच गए मिस शीरा, और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है ताकि शीरा को नीचे उतरने में कोई तकलीफ ना हो। शीरा उस कैसल को देखकर हैरानी से कहती है, ये फेमस कैसल रिपल्टन लीगर के हार्ट माना जाता है, और वो आश्चर्य से कहती है, ये कैसल तो रॉयल पैलेस से भी बड़ा होगा। इतने में उस कैसल के गेट के सामने एक सर्वेंट खड़ा होता है, जो कि शीरा को देखकर उसके सामने आकर खड़ा होता है और कहता है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। शीरा कहती है, मुझे माफ कीजिएगा ऐसे अचानक यहाँ आने के लिए। वो सर्वेंट कहता है, कोई बात नहीं, इससे भी जरूरी ये है बाहर बहुत ही ठंड है, तो प्लीज आप अंदर आइए, मैं आपको गाइड करूँगा ड्यूक के पास ले जाने में। शीरा अंदर जाती है और अंदर के नजारों को देखकर वे अपने मन ही मन में कहती है, बाहर से देखने में ये कैसल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और अद्भुत है, लेकिन ये तो चौंका देने वाली बात है, अंदर से देखने में काफी अलग लग रहा है। गलियारा पूरा खाली है और दीवालों में किसी तरह की पेंटिंग भी नहीं दिख रहा है, और इन सबसे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है, यहाँ सर्वेंट काफी कम दिख रहे हैं। क्या वे लोग कैसल के किसी दूसरे हिस्से में काम कर रहे होंगे? इतने में वो सर्वेंट कहता है, हम पहुंच गए, और वो एक दरवाजा को नॉक करते हुए कहता है, योर हाइनेस, हम मिस शीरा को यहाँ तक लेकर आ गए हैं। इतने में रिपल्टन कहता है, उन्हें अंदर लेकर आओ। शीरा अंदर जाते हुए अपने आप को शांत करते हुए कहती है, शीरा शांत हो जाओ, तुम ये कर सकती हो। रिपल्टन शीरा को देखकर कहता है, आपको यहाँ आने में बहुत कठिनाई हुई होगी। शीरा रिपल्टन के सामने जाकर खड़ी होती है और उसे कहती है, हिरण्या के आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बने रहे। मैं शीरा ब्रिल टोक्सन हूँ, आपसे मिलना सम्मान की बात है, योर हाइनेस। येडन ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी ओर शीरा, जो कि थोड़ा एम्बैरेस होते हुए कहती है, ये हमारा पहला ऑफिशियल मीटिंग है। एडन दरवाजे के पास खड़े उस सर्वेंट और रिपीटर को देखता है और उन्हें कहता है, आप लोग भी जाकर थोड़ा विश्राम कर ले। रिपीटर, जो कि खिड़की के पास जा रहा होता है, और वे कहता है, ऐसा लगता है आप में लोगों को सरप्राइज कर देने वाली
टैलेंट है। और वो खिड़की से नीचे देखता है, कहता है पूरे 8 कार्ट आए हैं, उन सभी में मेडिसिन, क्लॉथ और ग्रेन्स है और साथ ही साथ अल्कोहल और कुछ मिठाई वगैरह भी है, वो भी इतने ज्यादा। और वो वहाँ एक गहरी सांस लेता है, फिर अंदर आकर एक सोफा पर बैठता है। शीरा जो कि ये सब देख रही होती है, वे अपने मन में सोचती है मैं कैसे शुरुआत करूं। इतने में एडन पूछता है आप चाय लेना पसंद करेंगे? शीरा ये सुनकर हैरान हो जाती है और वे अपने मन ही मन में कहती है अचानक ये सवाल क्यों? यहाँ तो कोई सर्वेंट भी नहीं है। अगर मैं कहूँगी कि मुझे चाय पीना है तो क्या ड्यूक अपने हाथों से चाय बनाएंगे? ये सब सोचते हुए शीरा कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ। एडन यहाँ गंभीर होता है और वे कहता है तो क्या अब आप अपने आप को समझा सकते हैं ये सब क्या है? आप इतने सारे सप्लाईज लेकर यहाँ पर सडनली क्यों आ गए हैं? शीरा कहती है ये तो गिफ्ट है आपके लिए, क्या आपको ये गिफ्ट पसंद नहीं आया? एडन एक छोटा सा स्माइल करता है और कहता है ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है, लेकिन बुरा भी नहीं है। शीरा बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, मुझे आप माफ कर दें पिछले बार जो कुछ भी हुआ था उसके लिए। और वो कहती है प्लीज आप कुछ ना सोचें, आप बस मेरे माफी को मान लें। एडन मुस्कुराते हुए कहता है माफी? हाँ, क्या आपने नहीं कहा था कि आप कुछ नहीं सुने हैं? शीरा आगे कहती है अगर वो बात मुझसे मिला नहीं होता तो मैं यही प्रिटेंड करती कि मैं कुछ नहीं सुनी, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना कहते कहते शीरा एडन को एक गंभीर नजरों से देखती है और कहती है तो यूर हाइनेस, आपने भी तो उस दिन जो मैंने किया था उसे अनदेखा कर दिए थे। एडन कहता है ठीक है, अब हम उस दिन के बातों को भूल जाएं तो ही अच्छा होगा। शीरा कहती है मैं यहाँ एक बेनिफिट लेकर आई हूँ, क्या अगर मैं आपके साथ जुड़ जाऊँ तो क्या मुझे कोई लाभ होगा? एडन उसे घूरने लगता है और वे कहता है क्या आप मेरे साथ कोई डील करने की कोशिश कर रहे हैं? शीरा कहती है इन कुछ सालों में जो भी सप्लाईज आपको मिलना था बोजवान की तरफ से वे आपको नहीं मिला है, और मैंने रिप्लेटन और बोजवान फैमिली के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बारे में भी मुझे पता है। एडन उसे घूरते हुए कहता है तो इतने में शीरा खड़ी होती है और कहती है तो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करने वाली हूँ, और वो सीधा उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपना हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती है क्या आप मेरा हस्बैंड बन सकते हैं? एडन ये सुनकर उसे घूर रहा होता है। इतने में शीरा कहती है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? एडन कहता है ये पसंद या नापसंद के बारे में नहीं है, मैं तो केवल आपका इंटेंशन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपने भावनाओं को कैसे प्रकट करूँ। शीरा मुस्कुराते हुए कहती है ये तो बहुत ही आसान है, जैसे कि मैंने कहा मैं यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करना चाहती हूँ। उस दिन मैंने मान लिया आप क्यों लेडी बोजबान से आर्ग्यू कर रहे थे, दोनों परिवार के बीच में हुए कॉन्ट्रैक्ट के वजह से ही आप दोनों इस तरह आर्ग्यू कर रहे थे। एडन ये सब सुनता है और वे शांत रहता है। इतने में शीरा कहती है अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर संदेह ही नहीं है रिप्लेटन मुश्किल में आ जाएंगे, और यही वजह था आप लेडी वेलिटा को मनाने की कोशिश कर रहे थे। एडन ये सब सुनता है और वे उठकर कहता है अब आप यहाँ से जा सकते हैं, और वो एक कागज को उठाता है और कहता है मुझे लेडी बोजबान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके द्वारा भेजे सप्लाईज पे जरूर मुझे फर्क पड़ता है। शीरा कहती है क्या हो अगर वो सप्लाईज मैं आपको भेजूं तो? एडन पूछता है लेकिन क्यों? शीरा एडन को उसी के जाल में फंसाते हुए कहती है क्या कारण जरूरी है? एडन मुस्कुराते हुए कहता है ये भी ठीक है। शीरा कहती है इस प्रपोजल में आपको ज्यादा कुछ इफेक्ट डालना नहीं पड़ेगा, और मैं ये सुनिश्चित करूंगी आपको सालाना जितना भी गुड्स चाहिए वो मैं आपको दे दूंगी। अगर भेजेगी ये सप्लाईज काफी नहीं हो
तो आप बेझिझक मुझसे और भी मांग सकते हैं। एडन कहता है, इसके बदले में आप क्या चाहते हैं? शीरा मुस्कुराते हुए कहती है, जो मैंने पहले कहा था, आप मेरे हस्बैंड बन जाइए, आपके वाइफ के रूप में मुझे चुने, चाहे कोई भी आपके रास्ते में किसी तरह की मुश्किलें क्यों न पैदा करे, और जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़े आप मेरे प्रति लॉयल रहेंगे। एडन ये सब सुनकर एक गहरी सांस लेता है और वे कहता है, क्या आप समझ रहे हैं आप क्या मांग रहे हैं? शीरा कहती है, हाँ। इतने में एडन एक दस्तावेज निकालता है और उसे शीरा की ओर बढ़ाते हुए कहता है, इसे पढ़िए। शीरा कहती है, ये क्या है? शीरा उसे देखकर कहती है, क्या ये बोजवान के द्वारा दिए गए पत्र है? शीरा उसे पढ़ती है और कहती है, इसमें तो ये लिखा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ है इसे डिले करें या फिर इसे कैंसिल कर दें, क्योंकि उनके द्वारा सप्लाईज इकट्ठा करना मुश्किल है, जिसके कारण वे लोग इसे कैंसिल करना चाहते हैं। एडन कहता है, ड्यूक को अपने बेटी के प्रति प्रेम असाधारण है। शीरा कहती है, ये तो सब कोई जानता है। एडन कहता है, इतना प्रेम अपने बेटी के प्रति जो वे मेरे पिताजी के लास्ट विल को भी इग्नोर कर दिए। धन्य हो ऐसा प्रेम। मेरे टेरिटरी में जितने भी लोग हैं वे लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं इन 5 सालों में, उनके जिंदगी काटना भी मुश्किल हो गया है। शीरा कहती है, इतने लोगों का बीमार पड़ना और भूखमरी के कारण मर जाना, क्या ये सब ड्यूक और लेडी बोजवान के आंखों में नहीं दिखा? एडन उसे घूर कर देखने लगता है और वे कहता है, तुम उन दोनों को नापसंद करती हो, है ना? शीरा कहती है, नहीं, मैं उनसे घृणा करती हूँ। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं उन दोनों को वरांडा में चलते हुए। एडन शीरा से पूछता है, डिनर के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर आप चाहेंगे तो आपके लिए भी डिनर प्रिपेयर करवा दिया जाएगा। शीरा कहती है, कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। एडन उसे फिर से घूर कर देखने लगता है। इतने में शीरा अपने मन में सोचती है, ये क्यों मुझे इस तरह से देख रहे हैं? एडन इतने में कहता है, आपको किसी चीज को मैनेज करने के लिए फिक्र नहीं करना चाहिए। शीरा को कुछ समझ में नहीं आता है और वे अपने मन में कहते ही, मैनेजिंग? इतने में जैसे ही उसे समझ में आता है वो शर्म से सर झुका लेती है। वे अपने मन में सोचती है, नहीं, क्या सच में ये ऐसा सोचे हैं कि मैं अपना वेट लॉस करना चाहती हूँ, जिसके कारण मैं डिनर को मना कर दी। आगे वे सोचती है, क्या ड्यूक रिपल्टन इस तरह भी सोचते हैं, और मुस्कुराने लगती है। एडन उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाता है। इतने में शीरा कहती है, मुझे सच में भूख नहीं है। एडन कहता है, ठीक है। शीरा कहती है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ अगर आपको एतराज ना हो तो? और वो कहती है, इस कैसल में इतने कम स्टाफ लोग क्यों हैं? क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है? एडन बिना हिचकिचाए हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वे बस बजट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आगे वो कहता है, 5 साल पहले जब बोजवान के सपोर्ट था तब यहाँ कई लोग काम कर रहे होते थे, लेकिन उसके बाद से सिचुएशन काफी बदल गया है, जिसके कारण हम कुछ स्टाफ को ही अफोर्ड कर पाए हैं। शीरा उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, अच्छा। और वे अपने मन में सोचती है, ये तो बहुत ही बुरे कंडीशन में है। किसी ड्यूक को इतने ओपनली एडमिट कर लेना कि उनके पास बजट नहीं है, ये तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कैसल छोटा हो या फिर बड़ा हो। उस मैंशन के लॉर्ड वे हमेशा अपने कैसल के अंदर कई सारे लोग को नौकरी पे रखते हैं ताकि वे अपना रुतबा जमा सके। यहाँ तक कि हमारे ब्रिल्टोक्शन मैंशन में भी 40 से अधिक स्टाफ मेंबर हैं, लेकिन यहाँ इतने लोग को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे जो कि इस कैसल को प्रॉपर मेंटेन करके रखें। इतने में शीरा कहती है, आपको कुछ लोगों को हायर करने की जरूरत है। एडन कहता है, नहीं, हमें किसी एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत फिलहाल
दीवार तो नहीं है। आगे वो कहता है विंटर के समय मॉन्स्टर लोग पूरे रेज में हो जाते हैं और वे दीवार को तोड़कर अंदर आने की कोशिश भी करते हैं और कुछ जगह की दीवारें भी रिपेयर मांग रही है। हमारा पहला इन्वेस्टमेंट होगा मिलिट्री पर, उसके बाद हम किसी दूसरे चीज के बारे में सोचेंगे। आगे वे कहता है हिरण्या रीजन में केवल 150 साल से ही लोग यहाँ रहने लगे हैं और इस जगह पर रिसोर्स का काफी कमी है। शीरा ये सब सुनकर एक लंबी सांस लेती है और वे कहती है लेकिन अब तो आपके पास ब्रिलटोक्सन के सपोर्ट भी है, तो प्लीज आप आगे बढ़कर कुछ और स्टाफ मेंबर को हायर कर लें। एडन कहता है मैं आपके बातों पर गौर करूंगा, लेकिन क्या अभी से ही आप इस मैंशन के लेडी की तरह एक्ट करना चालू कर दिए हैं? शीरा ये सुनकर शर्मा जाती है और वे कहती है नहीं, वैसा कुछ नहीं है, मुझे माफ करिएगा अगर आप ऐसा सोचे तो। ये तो मेरा स्वभाव है किसी की मदद करना। एडन कहता है इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये जानकर आश्चर्य हो गया कोई महिला इस तरह की हार्श जगह पर रुचि दिखा रही है। इतने में वे लोग एक कमरे के पास आते हैं। एडन कहता है हम पहुंच गए हैं, ये रहा आपका कमरा, आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक मेड भी असाइन कर देता हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप उसे कह दीजिएगा। शीरा कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं अपने मेड को खुद लाई हूँ। एडन कहता है तो ठीक है, गुड नाइट माई लेडी। इतना कहकर वे वहाँ से जाने लगता है। शीरा उसे रोकती है और कहती है एडन हमारे कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुकी है, तो मैं ये चाहती हूँ अब से आप मुझे मेरे नाम से पुकारे। एडन उसे देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है गुड नाइट माई लेडी है शीरा को, जो कि अपने हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखी होती है और अपने आप से कहती है अगर हम सोचे तो मेरे पास्ट लाइफ में जब मैं अपने एंगेजमेंट लिहेथॉन से कर रही थी तब मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा दुखी थे और वे मुझे बार बार एक ही बात को दोहराते हुए कह रहे थे शीरा तुम एक बार फिर से सोच लो, क्या वे आदमी तुम्हें सचमुच प्रेम करता है? शायद इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। रिप्लेटन के शहर मेरे उम्मीद से भी काफी अच्छा है, लेकिन इस एम्पायर में रहने वाले लोग वे मेरे प्रति एक नेगेटिव फीलिंग रखे हुए हैं। अगर उन लोगों को मेरे एंगेजमेंट के बारे में पता चल जाएगा तो फिर उनका रिएक्शन किस तरह होगा ये मैं सोच भी नहीं सकती। फिर भी मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट है जिसमें प्रेम नाम की कोई भावना नहीं होगी। कहानी थोड़ी देर पीछे जाती है जहाँ रिप्लेटन, ड्यूक और शीरा बात कर रहे होते हैं। एडन कहता है क्या आप समझ रही हैं ये क्या मायने रखता है मुझे आपके हस्बैंड बनने में माई लेडी? शीरा कहती है ऑफ कोर्स मुझे मालूम है। एडन आगे कहता है अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो आप मुझे अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहती हैं। शीरा भी कहती है एग्जैक्टली, मैं यही तुमसे उम्मीद कर रही हूँ। मैं इतना कुछ रिक्स लेकर कर रही हूँ तो फिर मैं आपको यूज तो करूँगी ग्रैंड ड्यूक। एडन कहता है बुरा नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ऑफिशियली रद्द नहीं किया गया है। यदि ड्यूक बोसबान को इस बारे में पता चल जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? शीरा कहती है क्या हमें इस बारे में सचमुच चिंता करनी चाहिए? और वे उसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर को एडन की ओर दिखाते हुए कहती है बोसबान थे जो कि आपको ये लेटर भेजे हैं ताकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करें या फिर रद्द कर दें। ग्रैंड ड्यूक आप उनसे आर्ग्यू कर सकते हैं क्योंकि बोसबान ने आपको सप्लाईज भेजने में डिले कर दिए हैं, वो भी पूरे 5 सालों से, और ये लेटर इस काम को पूरा करने में आपकी सहायता करेगी। एडन कुछ देर सोचता है और वे कहता है ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। शीरा आगे मुस्कुराते हुए कहती है ग्रैंड ड्यूक अब आपको बस एक ही चीज में फोकस करना होगा। ये सुनकर
एडन को समझ नहीं आता कि वो उसे क्या रिप्लाई दे। इतने में शीरा कहती है, आप मेरे हस्बैंड इस तरह बन जाएं ताकि दूसरा कोई भी हमें देखे तो वो फिर जलन के मारे जलकर भुन जाए। एडन ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वे कहता है, क्या? ये तो बहुत ही अनयूजुअल डिमांड है। आगे शीरा कहती है, और एक बात गांठ बांध के रख लीजिए, आप लेडी बोजवान के प्यार में फिर से नहीं गिरेंगे। एडन उससे पूछता है, आप क्या कहना चाहते हैं? शीरा कहती है, जो आपने अभी अभी सुना। अगर उसे पता चलेगा कि हम दोनों के बीच कुछ है तो फिर वेलिटा का एक्शन बहुत ही ज्यादा एग्रेशन हो जाएगा। एडन गहरी सांस लेता है और वे कहता है, तो यही कारण है आप मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज किए हैं ताकि आप लेडी बोजबान को एक चेक में रखे रहें। एडन इतना कहकर वे कुछ सोचने लगता है और वे कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आप इसके बारे में चिंता ना करें। वो एक ऐसी लड़की है जो कि मेरे डोमिनेंस को एकदम ही आराम से छोड़ दिया। अगर वो दोबारा मुझे खोजते हुए आएगी तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा, केवल उस पर हंसने का। शीरा कहती है, मुझे ये जानकर अच्छा लगा आप उसके बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखे हैं। एडन शीरा को देखते हुए कहता है, वेलिटा के प्रति आपके मन में कोई हीन भावना है? शीरा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वे अपने गुस्से को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहती है, तुम कितने रूड हो। क्या आपको हीन भावना के अलावा कोई और शब्द नहीं मिला? और वो कहती है, क्या मेरे अंदर कोई कमी है जो कि लेडी बोजबान के पास है और मेरे पास नहीं? एडन कहता है, ये तो आपको देखकर बताना काफी ही मुश्किल होगा। आगे वो कहता है, एक ऐसे व्यवहार करता है मानो वे अपने शिष्टाचार को कचड़े में फेंक आया हो, और दूसरा अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। शीरा ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन वे अपने गुस्से को पीकर मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि आप ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किए हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसका शिष्टाचार गिरा हुआ व्यक्ति के समान हो, तो वे दूसरी वाली मैं हूँ, है ना? एडन ये सुनकर कहता है, क्या ये सचमुच मैटर करता है? ये सुनकर शीरा और भी गुस्सा हो जाती है और वे अपने मन में कहती है, इस आदमी को मैं क्या करूँ? और वे गुस्से से उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को नीचे रखती है और कहती है, तो क्या अब हम अपने बात को कंटिन्यू कर कर आगे बढ़ाएं जहां हम छोड़े थे? और वे अपने मन में कहती है, ये आदमी तो बहुत ही उलझा हुआ है मेरे सोच से भी। और वे कहता है, बस अब बहुत हो गया, आप जरूर टायर्ड हो गए होंगे इतने लंबे सफर के दौरान। माय लेडी, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ, आप थोड़ी देर रेस्ट कर ले। शीरा खिड़की से बाहर देखती है और कहती है, अभी तो काफी देर हो चुकी है। ठीक है, और वे उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को उठाती है और कहती है, तो फिर खत्म करते हैं इन पेपर वर्क को। एडन कहता है, पूरी तरह से, है ना? शीरा कहती है, हाँ, इस कागज के टुकड़े में जो भी लिखा है वे किसी भी नेशन का नसीब बदल सकता है। एडन कहता है, क्या ये बिल्किन मैक्स उदाहरण है? शीरा कहती है, हाँ, आपने सही पहचाना। शीरा उसे आश्चर्य भरी नजरों से देखती है और वे अपने मन में कहती है, ये कुछ ऐसा है जो कि व्यापारियों के बीच में पंथ की तरह मानते हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ एडन जैसे नाइट्स को ये कैसे पता है। आगे वो एडन को देखते हुए कहती है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा हम दोनों के बीच में कोई भी ऐसा ट्रस्ट नहीं है। वैसे भी अगर हम दोनों में से कोई एक भी धोखा देने की कोशिश करेगा तो फिर हम कंपनसेशन के लिए डिमांड कर सकते हैं। एडन उस डॉक्यूमेंट को लेता है और बहुत ही गौर से पढ़ने लगता है और कहता है, कंपनसेशन का अमाउंट तो बहुत ही ज्यादा है। शीरा मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो होना ही था, तभी तो कोई भी किसी को धोखा देने के बारे में सोचेगा भी नहीं। एडन कहता है,
फिर भी 10 मिलियन गोल्ड कॉइन, ये तो बहुत ही ज्यादा है। इतने अमाउंट अगर रिप्लेटन किसी को दे दे तो फिर मैं तो बैंकरप्ट हो जाऊंगा। शीरा कहती है, क्या आप अभी से ही धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं? और वे अपने मन में सोचती है, हाँ ये सच है, ये अमाउंट तो बहुत ही ज्यादा है किसी भी नेशन के लिए, लेकिन मैं किसी आदमी पर इतना भी ट्रस्ट नहीं करना चाहती जिसे मैं बस 1-2 बार ही मिली हूँ। खास कर जब मेरे पिछले लाइफ में मेरे हस्बैंड ही मुझे धोखा दे दिया हो तो। और वे अपने मन में कहती है, सोने पे सुहागा तो ये है, ग्रैंड ड्यूक के पास बस लिमिटेड चॉइस ही है। एडन उस डॉक्यूमेंट को बहुत ही गौर से देख रहा होता है। शीरा उसे देखती है और वे अपने मन में सोचती है, एक किंग को ये कर्तव्य होता है कि वो अपने लोगों का केयर करे और अपने डोमिनेंस को बनाए रखे। जब तक कि रिप्लेटन के फाइनेंशियल ट्रबल खत्म ना हो तब तक मैं ग्रैंड ड्यूक को अपने इशारों पर नचा सकती हूँ। सब कुछ केवल पैसा में ही है। एडन के पास क्योंकि ज्यादा कुछ चॉइसेस नहीं था और उसका फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं था, जिसके कारण वे उस दस्तावेज में सिग्नेचर कर देता है और वे उसे शीरा के हाथों में सौंप देता है। शीरा उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में एडन का सिग्नेचर देखती है और कहती है, ये तो परफेक्ट है। और वो भी अपने तरफ से एक डॉक्यूमेंट में साइन कर ड्यूक के हाथों में देती है। एडन उसे लेते हुए कहता है, क्या यंग लेडीज भी ये सब सीख चुकी हैं? शीरा कहती है, किसी और के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जरूर इसे सीखी हूँ किस तरह से डील करना है। एडन गहरी सांस लेता है और वे कहता है, तो फिर मेरा संबंध एक ऐसे फियांसे के साथ हो गया है जो कुछ भी नहीं लेकिन साधारण भी नहीं है। शीरा मुस्कुराती है और वे कहती है, अगर किसी के बारे में जानना हो तो फिर उसके साथ वक्त तो बिताना ही पड़ेगा। और वे उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अपने हाथ में लेकर देखने लगती है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा को अपने बेड पर लेटे हुए। वे कहती है, ये पहली बार है खुद से काम की हूँ अपने आप के लिए, बिना कोई वेलिटा के चिंता करे हुए। भले ही मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे वो त्याग दी हो, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलिटा का रिएक्शन चाहे जो भी हो, मुझे यकीन है मैं इससे भरपूर आनंद उठाऊंगी। इस एक फैसले से सब कुछ शुरुआत हो गया है। 3 दिन बाद काउंट ब्रिलटोक्सन के मैंशन में जहां शीरा नहा रही होती है, उसी बीच एक मेड उससे कहती है, मिस शीरा, क्या आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है? शीरा कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेड कहती है, आप कुछ दिनों से बहुत ही हंसमुख दिख रहे हैं। शीरा कहती है, सच में? ऐसा क्या? और वे अपने मन में सोच रही थी, ये इसलिए हो रहा हो, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे जल्द ही मिलने वाला है। इतने में वो दोनों एक और मेड की आवाज सुनते हैं, मिस शीरा। और वे कहती है, लेडी बोजवान आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। शीरा कहती है, ठीक है, और वो उससे मिलने के लिए रेडी होने लगती है। शीरा मीटिंग रूम के अंदर जाते हुए कहती है, ऐसा क्या हो गया जो तुम बिना बताए यहाँ आ गई हो? वेलिटा उसे घूर कर देखने लगती है और वे कहती है, शीरा, क्या तुम मुझे धोखा देना चाहती हो? शीरा कहती है, ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रही हो? वेलिटा कहती है, मेरे कहने का मतलब था नेकलेस के बारे में। तुमने कहा था ये जम केवल डेपॉक्स आइलैंड में ही मिलेगा। मैंने जब अपने आदमियों को भेजा था उसे लाने के लिए, तो वे कह रहे थे वहाँ
ऐसा कोई भी जेम नहीं है। शीरा कहती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ये एक रेयर जेम है, इसे लेने के लिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। अगर तुम किसी को भेजोगी तो फिर वो यही तो कहेगा। वेलिटा गुस्से से कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोसबॉन के सील देखकर वे लोगों का इतना हिम्मत नहीं होगा कि वे झूठ बोले। शीरा कैजुअली कहती है, हाँ तुम जो कह रही हो वो स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट नहीं है। और वे अपने मन में सोचती है, अब लगता है समय आ गया है कोई उचित बहाना बताने का। आगे वो कहती है, सच में ये तो अजीब है, मैंने तो इसी तरह सुना था। वेलिटा उससे पूछती है, तुमने ये कहाँ से सुना था? शीरा कहती है, माई सर एजल रॉस। आई एम सॉरी एजल, सर नहीं। वेलिटा गुस्से से उसे देखते हुए कहती है, वो आदमी, क्या ये सब उसने कहा? हाँ, जिसने ये नेकलेस मुझे दिया उन्होंने मुझे ये सब बताया था। मैंने समझा कि ये सच होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कितना अजीब है ये, पता नहीं वो ये सब क्यों कहे मुझसे। अच्छा छोड़ो वे सब, मुझे माफ करना, मेरा इंटेंशन नहीं था तुम्हें धोखा देने का। वेलिटा ये सब सुनकर उसे समझ नहीं आता कि वो उसे क्या कहे। फिर वो एक गहरी सांस लेती है और वे कहती है, अगर तुम्हें ही ये सब नहीं पता तो मेरी मदद कौन करेगा? शीरा उसे देखते हुए अपने मन में सोचती है, एक कितना दुर्भाग्य है, इसे ये तक नहीं पता कि इस जेम से भी बढ़कर और भी महंगे सामान होते हैं। इतने में शीरा के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आता है और वे अपने मन में सोचती है, क्या मैं इसे थोड़ा और उकसाऊं? वैसे वेलिटा, मेरे पास एक और न्यूज़ है जो कि मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। वेलिटा कहती है, क्या है वो? अरे बताओ तो, जल्दी बताओ। शीरा मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं, इतना भी कुछ खास नहीं है। हाल ही में मुझे एक आदमी पर इंटरेस्ट आ गया है। वेलिटा ये सुनकर हैरान हो जाती है और वे कहती है, क्या एक आदमी? शीरा कहती है, हाँ, और वे अपने मन में कह रही होती है, इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये सरप्राइज्ड है। क्या ये सोच रही है वो आदमी लिहेतोन है? वेलिटा काफी खुश हो जाती है और वे कहती है, कौन है वो? क्या मैं उसे जानती हूँ? शीरा भी कहती है, हाँ, उसे तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। वेलिटा और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वे कहती है, सच में मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ उसे देखने के लिए। शीरा इतने में कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम क्यूरियस हो। आगे वो कहती है, ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। वेलिटा भी उसे देखकर एक अजीब मुस्कान लाती है और वे कहती है, एक सीक्रेट? मेरी प्यारी दोस्त शीरा। और वे अचानक इमोशनल होकर कहती है, मैं अपनी सारी सीक्रेट तुम्हें बताती हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। शीरा आगे से कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस इतना ही है, मुझे पता नहीं कि वो भी मुझे चाहता है या नहीं। वेलिटा कहती है, अगर तुम मुझसे बात करोगी तब शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी। शीरा ये सुनकर हंसने लगती है। वेलिटा कहती है, चलो भी अब बता दो, इतना क्या भाव खा रही हो? शीरा कहती है, नहीं अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वेलिटा को कोई जब उसके मुंह के सामने मना कर दे तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और यहाँ भी उसके शकल का रंग उड़ जाते हैं, मानो ऐसा किसी भी वक्त फट सकती है। शीरा उसे देखकर अपने मन में कह रही थी, अगर मैं ऐसा ही कंटिन्यू करते रहूंगी तो फिर जल्द से जल्द शीरा के एटीट्यूड में चेंज आ जाएगा। और वे कहती है, जब भी वेलिटा के अनुसार कोई भी चीज ना हो तो वेलिटा अपने रंग रूप को तुरंत ही बदल देती है और वे गुस्से से सबसे बात करना चालू कर देती है, मानो ऐसा कि वही सुप्रीम लीडर हो। इतने में वेलिटा उसकी ओर गुस्से से देखती है और कहती है, शीरा। इतने में अचानक शीरा खड़ी हो जाती है और वे कहती है,
वेलिटा, हम कितने भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे रिश्ते में कोई सीमा तो होनी चाहिए और मैं नहीं चाहती कोई भी उस सीमा को पार करे। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें तुम्हें इज्जत देनी पड़ेगी और ऐसे तुम किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता जो तुम अभी कर रही हो वो गलत है? यहाँ मैटर ये नहीं करता कि वो कौन है, यहाँ मैटर मेरी फीलिंग करती है। वेलिटा ये सुनकर उदास हो जाती है और वे कहती है, शीरा, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चिंता कर रही थी। शीरा कहती है, मैं तुम्हारी चिंताओं को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। विश्वास करना और इज्जत देना, क्या ये कोई अच्छे दोस्त का रोल नहीं है? वेलिटा अपने सर को झुका लेती है और वे कुछ नहीं कहती है। शीरा वेलिटा के हालत देखकर अपने मन में कहती है, लगता है वेलिटा अब अपने लास्ट लिमिट तक आ गई है। इसका जितना भी गुरूर था जमीन पर मिट्टी चाट रहा है। वेलिटा अपने बेइज्जती होते हुए देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है, लेकिन वे गुस्से को काबू कर शांत बैठी होती है। उस कमरे के माहौल बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाती है और एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। उस सन्नाटे को चीरते हुए शीरा कहती है अपने मेड से, जल्दी एक कैरेज प्रिपेयर करें। वो मेड कहती है, यस माय लेडी। इतना कहकर शीरा वेलिटा के सामने आकर खड़ी होती है और कहती है, अब तुम जा सकती हो। मैं थोड़ी टायर्ड फील कर रही हूँ तो मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहती हूँ। वेलिटा का इतना बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की होती है। वेलिटा उस बेइज्जती का घूंट पीकर वे मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ शीरा, मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वेलिटा वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वेलिटा अचानक रुकती है और पलटकर शीरा को कहती है, शीरा, हम अभी तक दोस्त हैं ना? क्या मैं सही कह रही हूँ? शीरा अचानक ये शब्द सुनकर हैरानी से कहती है, दोस्त? और वे पलटकर कहती है, अगर मेरी इतनी बेइज्जती तुम करोगे तो मैं अपनी सीमाओं को बढ़ा सकती हूँ केवल तुम्हारे लिए। और शीरा कहती है, बिल्कुल हम दोस्त हैं। और वे अपने मन में सोच रही थी, मैं जब तक उस अंत को पलट ना दूं, चाहे जितने साल गुजर क्यों ना जाए, मैं इंतजार करूंगी। शीरा अपने रूम में बैठकर चाय पी रही होती है। इतने में एक आवाज वे सुनती है, क्या ये थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं हो गया? शीरा पलट कर देखती है और ये कहने वाले उसी के मेड होती है। शीरा पूछती है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वो मेड कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, गलती से मेरा जुबान फिसल गया। शीरा कहती है, ये मेरा सवाल का उत्तर नहीं है। वो मेड कहती है, मैं आपको एक दोस्त की तरह मानती हूँ, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर दी, ये उम्मीद में कि आप इसका उत्तर देंगे। शीरा कहती है, सच में? और वे अपने मन में कहती है, ये जो कह रही है ये गलत नहीं है। वेलिटा और मैं एक दूसरे के काफी करीबी दोस्त हैं। वो मेड कहती है, मुझे माफ कीजिएगा माय लेडी। इतने में शीरा कहती है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वे मुस्कुराते हुए कहती है, वास्तव में ये तो मददगार थी, धन्यवाद तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, इतना जल्दी संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा रिश्ता एडन का साथ अभी भी नाजुक स्थिति में है और मैं बिना किसी कारण के वेलिटा को अपने से दूर नहीं ढकेल सकती। मुझे जल्द से जल्द कुछ तो सोचना होगा ताकि मैं वेलिटा से डील कर सकूं। इतने में ओमेड अपने मन में सोचती है, मुझे अब जल्दी करना होगा, इस मैंशन को क्लीन भी तो करना है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं हेरन्या शहर, जहाँ सब लोग सामान को इधर उधर कर रहे होते हैं। उन्हीं के बीच में से एक आदमी कहता है, बहुत दिनों के बाद स्टोरेज रूम
पूरा भरा है। उसके बाजू में खड़ी एक औरत कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। ये सब एडन अपने खिड़की से देख रहा होता है और अपने आप से कहता है, आजकल कैसल में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके बीच एक अचानक से ऊर्जाओं से भर गए हैं। इसी बीच वे एक आवाज सुनता है और वे पलट कर देखता है। वहाँ एक आदमी आता है और वे हंसमुख चेहरे से कहता है, ये सब सप्लाईज लेडी ब्रिलटोक्सन ने भेजे हैं। इसका नाम बैरन विरना नीमर होता है जो कि एडन का सहायक है। एडन उससे पूछता है, मैंने जो टास्क तुम्हें दिया था उसका क्या हुआ? बैरन कहता है, इन्वेस्टिगेशन तो पूरा हो चुका है। एडन कहता है, तो फिर तुम अभी तक खड़े क्यों हो? रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? बैरन कहता है, जैसे कि आपने कहा था, लेडी ब्रिलटोक्सन और उसके परिवार के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। वास्तव में वे लोग किसी भी तरह की फोर्जरी काम में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। वास्तव में उनके ऊपर किसी भी तरह के ब्लैक स्पॉट नहीं है। वे लोग तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते हैं और ग्रामीण इलाकों में ही रहना पसंद करते हैं। उनके परिवार ने अपार धन इकट्ठा कर लिए हैं, जिसके कारण कई लोग उनसे ईर्ष्या भी करते हैं। उनके परिवार का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा माना स्टोन्स में और ग्रे माउंटेन रीजन में है। इसी के कारण मैजिक एसोसिएशन इन्हें अनऑफिशियली प्रोटेक्ट करते रहते हैं। लंबे समय तक आइसोलेशन में रहने के कारण रिप्लेटन किसी भी बाहरी लोगों के गुडविल पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। पास्ट में कुछ लोग थे जो कि अपने हाथ को आगे बढ़ाए थे मदद के लिए, लेकिन उनका ट्रू इंटेंशन तो बहुत ही गंदे थे। रिप्लेटन बैरन से कहता है, आप कह रहे थे कोई गुप्त उपदेश नहीं है। इतने में बैरन कहता है, और एक चीज, लेडी ब्रिलटोक्सन और ड्यूक के डॉटर लेडी वेलिटा के बीच का रिलेशनशिप कुछ ऐसा है। लेडी ब्रिलटोक्सन एक दोस्त के रूप में ड्यूक के डॉटर के साथ फ्रेंड बनी थी ताकि वो लेडी वेलिटा को यंग एज से ही सपोर्ट करना चालू कर दे, और समय बीतने के साथ ड्यूक के आशाएं सफल होने लगी क्योंकि लेडी वेलिटा के पर्सनालिटी में चेंज होने लगे। एडन ये सब बहुत ही गौर से सुन रहा होता है और बैरन आगे कहता है, लेकिन वह भी बहुत ही सामान हो गई। एडन पूछता है, कौन? बैरन कहता है, लेडी वेलिटा, जो कि लेडी ब्रिलटोक्सन की तरह बन गई। बैरन रिपोर्ट पढ़ते हुए एडन से कहता है, वे दोनों जो भी पार्टी में जाते हैं एक तरह के ही कपड़े, एक तरह के ही शूज और एक तरह के ही डिजाइन वाले हर चीज पहनकर जाते हैं। यहाँ तक कि वे अपने केस को भी एक तरह ही डिजाइन करते हैं। लेकिन रूमर लेडी शीरा के खिलाफ होने लगे, जिसके कारण लेडी ब्रिलटोक्सन के रेपुटेशन खराब होना चालू हो गए। एडन ने सुनकर कहता है, उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी को हूबहू कॉपी करे। बैरन भी कहता है, मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन आजकल वे बहुत ही बदल चुकी हैं और कुछ ऐसा भी अफवाहें फैलना चालू हो गए। लेडी ब्रिलटोक्सन बोल्ड पर्सनालिटी हो गए हैं जो कि काफी अजीब है। ये सब सुनकर एडन अपने मन में कहता है, तो यही कारण था वे इस तरह रिएक्ट करने लगे थे, और वे कहता है, मैंने एक गलती कर दी। बैरन कहता है, क्या? इतने में एडन कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, अब तुम जा सकते हो। आगे वो हिचकिचाते हुए कहता है, ये तो इस मैटर के साथ रिलेटेड है नहीं, लेकिन हाल ही में आपके बारे में अफवाह फैली हुई है। एडन कहता है, इसे इग्नोर करो, ये पहली बार तो है नहीं, ये परेशान करने वाले कीड़े बकवास फैला रहे हैं। बैरन कहता है, नहीं, इस बार ये अलग है। वे कह रहे थे, यूर ग्रेस, आप एक पॉलिटिकल मैरिज करने वाले हैं बोजबान फैमिली के साथ। ये सुनकर एडन हक्का बक्का रह जाता है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं
शीरा को, जो भी गुस्से से कहती है, क्या कह रही हो? कौन किसके साथ किससे शादी करने वाला है? उसकी मेड मुस्कुराते हुए कहती है, लेडी वेलिटा, जो कि हिस ग्रेस रिपल्टन के साथ एक पॉलिटिकल मैरिज करने वाले हैं। ऐसा अफवाहें फैल रही है। शीरा अपने मन में सोचती है, ये किस तरह की बकवास है। नहीं, ये रूमर एक्यूरेट है, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है लेडी वेलिटा और एडन के बीच में किसी तरह की अग्रीमेंट हुई है, जो कि अभी तक अनऑफिशियली रखा गया है। शीरा ये सुनकर गुस्से से कहती है, लेकिन अभी क्यों? तुम ये सब कहाँ से सुनी हो? वो मेड कहती है, मैं ये सब रीटा से सुनी हूँ। शीरा कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकते। वो मेड कहती है, ठीक है, और आप अपना ध्यान भी रखिएगा। इतना कहकर वे चली जाती है। शीरा, जो कि गुस्से में थी, वो कहती है, बोसबान नहीं, वेलिटा ही होगी जो कि इस तरह की रूमर फैला रही है। अगर ऐसा है तो वे क्या करना चाहती है? वो जल्दी जल्दी अपना चाल चलना चालू कर दी है। शीरा उस पार्टी वाली रात के बारे में सोचती है और वे कहती है, क्या ऐसे माइंडसेट रखते हैं बोस वान वाले, जो कि किसी चीज को ना अपने पास रखना चाहते हैं, ना ही उस चीज को किसी और को इस्तेमाल करने देना चाहते हैं। फिर भी इसकी पूरी संभावना है ये ड्यूक द्वारा फैलाया गया अफवाह हो सकता है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, इस रूमर के काउंटर में बोसवान जरूर इंटरफेयर करेंगे, इसीलिए अब से मुझे और भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एडन को, जो कि हैरानी से कहता है, रुके, आप इस वक्त यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ हम देखते हैं एक लेडी को, जो कि अपना चेहरा छुपाई हुई होती है और वे अंदर आकर कहती है, आपके स्टाफ मेंबर तो मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं, जो इनके मास्टर के होने वाले फियांसे है। और वे लेडी अपना मुखौटा निकालती है और हम देखते हैं ये वेलिटा होती है, जो कि मुस्कुराते हुए कहती है, आपसे मिले कई दिन बीत गए हैं, यूर ग्रेस। है शीरा को, जो कि चैरियट में बैठी हुई होती है और वे गुस्से से अपने मन में सोचती है, क्या उसका हाथ टूट गया है या उसे कुछ हो गया है। कुछ दिन पहले एडन को मैंने एक लेटर भेजा था और उससे पूछा था क्या वे मेरे साथ पार्टी में चलना चाहेगा, लेकिन उसके तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। पिछली बार जब मैं उससे बात कर रही थी तो वे काफी रूड होकर बात कर रहा था और वे कह रहा था, एक अपने संस्कार को तो कचड़े में फेंक आया और दूसरा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। शीरा ये सब सोच ही रही थी, इतने में एक आवाज आता है, मिस हम आ गए हैं। और उसे एक कहने वाला रिपीटर होता है, जो कि अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उन्हें उतरने में मदद कर रहा था। शीरा उतरते उतरते अपने मन में सोच रही थी, अगर वो मुझे अंदर नहीं मिला तो मैं उसको हथेली को तोड़ दूंगी। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा को, जो कि एक महल की ओर जा रही थी और वे उस महल को देखकर कहती है, ये महल काफी लग्जूरियस है जैसे ये पहले था। ये महल मार्कस वालिडा को समर्पित है। ये वही जगह है जिसके बारे में वेलिटा पिछले कुछ महीनों से लगातार बात कर रही थी। मैंने वेलिटा को तो कह दिया था कि मैं इस पार्टी में नहीं आऊंगी, लेकिन अगर मुझे इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा इस रूमर के बारे में तो फिर मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, मुझे अपने आप ही अब काम करना होगा। और फिर शीरा उस दिन के बारे में सोच रही थी जिस दिन शीरा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में वेलिटा से बता रही थी और कहती है, उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे पता चला होगा मैं एडन के बारे में बात कर रही थी। मैंने उम्मीद ही नहीं किया था बोसबान इतने जल्दी और अविश्वसनीय तरीके से अपना चाल चलना चालू कर देंगे। मुझे और भी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं मालूम ये रूमर किस तरह से काम करने वाला है, लेकिन मुझे इतना तो उम्मीद है बोसबान
जरूर इस रूमर को अपने फेवर में ही यूज करना चाहेंगे। सीन कट होता है और हम देखते हैं वेलिटा को, जो कि उस महल में चल रहे पार्टी के अंदर आ जाती है। इतने में उसे पीछे से कोई बुला रहा होता है और हम देखते हैं वेलिटा को, जो कि बहुत ही खुश होकर उसे कहती है, शीरा तुम आ गई। शीरा पलटकर उसे देखती है और कहती है, हेलो वेलिटा, कैसी हो। इतने में वेलिटा कहती है, मुझे मालूम था तुम यहाँ जरूर आओगी, तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा। इतने में उसके पीछे पीछे एक और आदमी आता है और वे कहता है, आपका स्वागत है लेडी ब्रिल्टोक्सन। इस आदमी का नाम वालिडा होता है, जो कि मार्कस है, और वे कहता है, इस पार्टी में आकर आप इस पार्टी का शोभा बढ़ा दिए हैं। शीरा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, वे आप ही थे जो कि मुझे इस पार्टी में आने के लिए इनविटेशन भेजे थे। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं पार्टी के सीन, जहाँ पर हर मेहमान तरह तरह के व्यंजन और वाइन वगैरह पी रहे होते हैं। शीरा भी अपने हाथ में एक वाइन की ग्लास रखी होती है और वे उस ग्लास को मुंह के पास ले आकर कुछ सोच रही होती है और वे कहती है, मैं समझ सकती हूँ, मैंने पिछले बार पीना छोड़ दिया था। सीन शिफ्ट होता है वाल्डिया और वेलिटा के पास, जहाँ वाल्डिया वेलिटा से कह रहे थे, ये तो पहली बार है जो आप इतना स्ट्रॉन्ग अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं, मुझे तो काफी आश्चर्य हो रहा है। वेलिटा कहती है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, और कहती है, मार्कस अब बहुत ही उदार हैं। शीरा, जो कि उस वाइन को पी रही होती है और उन दोनों का कॉन्वर्सेशन को सुनते हुए अपने मन में कहती है, मैं यहाँ इस तरह की पॉइंटलेस कॉन्वर्सेशन को सुनने नहीं आई हूँ। इतने में वेलिटा शीरा के पास आकर खड़ी होती है और शीरा वेलिटा से कहती है, जब से हम एक दूसरे के साथ छोड़े थे तब से मुझे उस रूमर के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और इतना कहते ही शीरा उदास हो जाती है और वे अपने मन में कहती है, उसे मैं कहीं नहीं देख पा रही हूँ, क्या वे सच में नहीं आया। इतने में वेलिटा कहती है, तो ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए शीरा। शीरा कहती है, अरे रुको, इतना भी जल्दी क्या है। वेलिटा उसके बात ना सुनकर वे वहाँ से चली जाती है। शीरा अपने मन में कहती है, इसे इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत थी, और मैंने भी इनके कॉन्वर्सेशन को अच्छी तरीके से नहीं सुन पाई। इतने में शीरा को कोई पीछे से पुकारता है और हम देखते हैं व्लाडिया को, जो कि शीरा से कहता है, अगर हम देखें तो हम एक दूसरे को ग्रीटिंग करने के बाद एक भी शब्द आपस से नहीं बात किए हैं। और वे आगे बात को बढ़ाते हुए कहता है, आप तो आज बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। शीरा, जो कि मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है, ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं कर पाए, ये तो आप थे जो मुझे अनदेखा कर कर वेलिटा से बात कर रहे थे। और वे आगे मुस्कुराते हुए उससे कहती है, क्या आपको वेलिटा से बात कर कर अच्छा लगा। वे भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ जरूर, मुझे प्रिंसेस वेलिटा से बात कर कर काफी बढ़िया लगा, और आपसे भी शीरा। शीरा, जो कि इधर उधर ताक रही थी, और वे कहती है, ये सुनकर मुझे भी अच्छा लगा। इतने में शीरा का नजर डांस फ्लोर पर जाता है और वे कहती है, जब आप वेलिटा के बारे में बात ही कर रहे हैं तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है वेलिटा आपके साथ डांस करने में कंफर्टेबल फील करेगी। मार्कस ये सब अचानक सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाता है और वे उसे हैरानी से देखने लगता है। इतने में शीरा कहती है, कैसा रहेगा अगर आप वेलिटा को डांस के लिए पूछें तो। मार्कस ये सब बस हैरानी से सुन ही रहा था। इतने में वेलिटा आती है और कहती है, मैं वापस आ गई। शीरा पूछती है, तुम कहाँ गई थी। वेलिटा कहती है, मुझे एक छोटा सा काम याद आ गया था। ठीक है, वे सब छोड़ो, आप दोनों क्या बातें कर रहे थे। आप तो बहुत खुश दिख रहे हैं मार्कस। मार्कस कहता है, प्रिंसेस वेलिटा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे। वेलिटा सोची रही थी। इतने में शीरा कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर वेलिटा आपके साथ डांस करेगी।
और हम देखते हैं उन दोनों को डांस फ्लोर की ओर जाते हुए। उनको जाते देखकर शीरा को अपने पास्ट लाइफ के एक झलक याद आ जाती है और वे उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्यों इस बारे में अभी सोच रही हूँ? ये सब मेरे पिछले लाइफ का एक पार्ट था। इस लाइफ में ऐसा नहीं होने वाला है। इतना कहकर वे वहाँ से जाने लगती है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा को, जो कि अकेले बालकनी में खड़ी होती है। इतने में वो एक आवाज सुनती है। क्या आपने उस रूमर के बारे में सुना है जो कि एक पॉलिटिकल मैरिज होने वाला है लेडी बोसबॉर्न और ग्रैंड ड्यूक ऑफ रिपल्टन के साथ? शीरा ये सुनकर पीछे घूमती है। इतने में फिर से वो आदमी कहता है, क्या आप उस पर विश्वास करती हैं? ये तो मेरे उम्मीद से बाहर था। मैं इसे सुनकर काफी शॉक हो गया था। शीरा अपने मन में कहती है, हाँ, ये तो सच है। लेडी बोसबॉर्न के पास सब चीज है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है और खूबसूरती भी है। वो एक ऐसी लेडी है जिनके पास सब चीज है और उनके साथ एक पॉलिटिकल मैरिज करना ये भी बहुत ही खुश नसीबी की बात होगी। शीरा ये सुनकर गुस्से से कहती है, अगर उसी के बारे में बात करना है तो आप यहाँ क्यों आए? इतने में वो रिप्लाई देते हुए कहता है, मैंने नोटिस किया है लेडी ब्रिल्टोक्सन भी उन्हीं के जैसे दिखती है। शीरा ये सुनकर और भी गुस्सा हो जाती है और वे कहती है, तो आपने भी ये नोटिस कर ही लिया? और वे कहता है, हाँ, मार्कस जैक्सन के पार्टी में और आज के पार्टी में भी आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है प्रिंसेस की तरह आप हमेशा ही दिखते हैं। शीरा जैसे ही ये सब सुनती है वे पास्ट के बारे में सोचने लगती है और वे कहती है, लेडी बोसबॉर्न वे कुछ भी नहीं है। मैंने तो उसे अपने दोस्त की तरह रखा था, लेकिन वो मेरे जैसे ही सब चीज को कॉपी करना चाहती थी और वे वैसा करी भी। वो बहुत ही गिरी हुई इंसान है। इतने में वो आदमी कहता है, क्या उसे कॉपी करने के अलावा और कुछ नहीं आता? शीरा जो कि गुस्से में थी वे गुस्से से कहती है, वे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वे बस मेरे पाँव की धूल की समान है। आगे वो कहती है, मैंने अपना मन बना लिया है। लोगों का बात अगर मैं सुनती रही तो वे मेरे लिए हानिकारक होगा, इसीलिए मैं अब उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं पसंद करती। और वे कहती है, कुत्ते को भोगने से शेर को कुछ नहीं होता है। इतने में वो आदमी शीरा के गाल पे हाथ रख और वे उसे कहता है, अब से आप अकेली नहीं हैं। ये कहने वाला और शीरा से बात करने वाला एडन होता है, जो कि आगे कहता है, अब से आपको इस तरह की बेतुकी बातें पर ध्यान ना दें। एडन उसके गले को सहलाते हुए कहता है, अब से आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शीरा उससे कहती है, मैं किसी भी तरह की ड्रामेटिक एंट्रेंस नहीं करने वाली हूँ जैसे नोवेल में प्रोटैगनिस्ट करते हैं, ना ही मैं उसकी आदी हूँ। एडन उससे कहता है, मुझे माफ करना लेट आने के लिए। कुछ ऐसे काम आ गए थे जिसे मुझे निपटा कर आना पड़ा। शीरा कहती है, आपको देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। और वे कहती है, मैं तो आपके बारे में बुरा भला सोचने लग गई थी। एडन कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना ही होगा। एडन उससे कहता है, मैसेंजर बर्ड रिपल्टन शहर के अंदर नहीं आ सकते हैं। जब वे आसमान में जंगल की ओर से आते हैं तभी वे मॉन्स्टर के भोजन बन जाते हैं। शीरा कहती है, क्या ये सच है? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? एडन कहता है, क्या आप मेरे पर संदेह कर रहे हैं? शीरा कहती है, नहीं, लेकिन आपसे ये सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। एडन कहता है, ये बहुत ही रेयर ओकेशन है, तो क्यों ना हम साथ में डांस करें? और वे कहता है, क्या आप कुछ समय के लिए आपके चिंताओं को दूर रख सकते हैं? शीरा कहती है, क्या आप उस रूमर के बारे में नहीं सुने हैं? हमें इस
मुसीबत से कैसे निकले इस बारे में सोचना होगा। एडन अचानक से शीरा के एकदम नजदीक आ जाता है और वे कहता है, वे आप ही थे, इतने बोल्डली मेरे पास आकर कहे थे कि आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं। कहाँ गया वो कॉन्फिडेंस अब? क्या आपका कॉन्फिडेंस इस तरह की बेतुकी रूमर से टूट गया है? एडन उससे कहता है, किसी भी पार्टी में किसी के साथ डांस करना एक किसी भी तरह की स्कैंडल नहीं माना जाता है। शीरा हिचकिचाते हुए कहती है, ये तो सच है, लेकिन इतने में हम देखते हैं एडन को, जो कि अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है, तो क्या अब हम चले? शीरा उसे देखकर बहुत ही कंफ्यूज में रहती है और वे अपने आप से कहती है, यहाँ कुछ भी साफ साफ पता नहीं चल रहा है। क्या एडन सच में मेरे साइड में है? वेलिटा और इनके बीच के अफवाहों को फैलने के साथ अफवाहों को इग्नोर करते हुए ये मेरे साथ क्यों आना चाहते हैं? शायद ये मेरे साथ दोबारा होने वाला है। एडन उसे इस तरह शांत देखकर उसके करीब आ जाता है और वे कहता है, शीरा जो कि उसके और एडन के बीच में हुए बातचीत के बारे में सोच रही होती है। इतने में एडन कहता है, ये मेरा काम है रिपल्टन को बचाना, बैंकरप्ट जाना ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। शीरा उसे हैरानी से देख रही होती है। एडन उसे कहता है, क्या मेरे जवाब आपके लिए सफिशिएंट है? शीरा जो कि अपने मन में सोचती है, मैं तो ये उम्मीद ही नहीं की थी। और वे कहती है, मुझे नहीं लग रहा था कि इन्हें किसी को आश्वस्त करना जानते हैं। शीरा एडन से कहती है, हाँ कुछ हद तक तो मैं कन्विंस हो चुकी हूँ। एडन को, जो कि शीरा को डांस के लिए प्रपोज कर रहा था। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं महल के अंदर जहाँ सब लोग डांस कर रहे होते हैं और वहाँ पर वेलिटा भी होती है जो कि मार्कस के साथ डांस कर रही होती है। इतने में वहाँ खड़े लोग शोर मचाना चालू कर देते हैं और कहते हैं, वहाँ देखो, ओ माय गॉड। ये सब शोर सुनकर वेलिटा का ध्यान भी उसी ओर जाने लगता है और वो भी उस नजारे को देखकर चौंक जाती है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है एडन और शीरा की ओर, जहाँ वे दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़कर आ रहे होते हैं। वेलिटा जो कि हैरानी से देख रही होती है और वे कहती है, शीरा भी उसे देखती है, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए वे दोनों डांस फ्लोर पर जाते हैं और डांस करना चालू कर देते हैं। इतने में शीरा एडन से कहती है, मैंने तो ये उम्मीद ही नहीं किया कि आप मुझ जैसे लड़की के साथ भी डांस करना पसंद करेंगे। मैंने तो ये भी सुना था कि आपको ध्यान का केंद्र बनना पसंद नहीं है। इतने में एडन कहता है, एक्चुअली इसका उल्टा है। शीरा जो कि ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, इसका उल्टा? कभी कभी मुझे स्पॉटलाइट में आना ही पड़ता है क्योंकि मुझे ये प्रूव करना पड़ता है कि रिपल्टन केवल नाम का ड्यूक नहीं है। शीरा इतने में कहती है, तो क्या आप इसीलिए डांस में इतने अच्छे हैं? और वो कहती है, आपके डांस को देखकर ऐसा पता चल रहा है आप कई बार किसी लेडी के साथ डांस कर चुके हैं। रिपल्टन जो कि ये सुनता है और वे कुछ नहीं कहता है। शीरा एडन के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर कहती है, मैं तो आपसे केवल मजाक कर रही थी, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता? एडन ये सुनता है और वे कहता है, माय लेडी, आपको देखकर ऐसा पता चल रहा है आपने उम्मीद नहीं किया था कि मैं आज यहाँ आऊंगा। शीरा ये सुनती है और वे कुछ देर सोचने के बाद कहती है, अगर कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ रिस्क लेना पड़े तो फिर उसे लेने में कोई हर्जाई नहीं है। एडन कहता है, और अगर क्या हो मैं आपको इग्नोर कर देता तो? शीरा कहती है, ब्रिल्टोक्शन सबसे ज्यादा वैल्यूज अपने कॉन्ट्रैक्ट को देते हैं, उसके बाद वे किसी दूसरे चीज के बारे में सोचते हैं। इतने में शीरा एडन के कंधे पर हाथ रखती है और ठंडे स्वर में कहती है, अगर आप आज नहीं आए होते तो मैं आपको सिखा देती एक एंगेज्ड
लेडी कितने डरावनी हो सकती है। एडन ये सुनकर एकदम चौंक जाता है और उसे हैरानी से देखने लगता है। इतने में शीरा कहती है, अगर आप क्यूरियस हैं तो फिर आप कभी न कभी मुझे आजमा कर देख लें। इसी बीच उस भीड़ में आए दूसरे नोबल लेडीज शीरा और एडन को एक साथ डांस करते हुए देखती है और कहती है, ये क्या है, हम ये सब क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या चल रहा है, ये दोनों एक साथ क्यों हैं? वेलिटा जो कि उनके पास ही में खड़ी होती है, वो ये सब देखकर बस शांति से खड़ी रहती है और फिर एकदम मुस्कुराते हुए कहती है, उन दोनों का जोड़ी बहुत ही सुंदर है। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा? वहाँ खड़े कर्ली हेयर वाली लड़की कहती है, ओ हाँ, सच में इन दोनों का पैर तो काफी सुंदर है। उसी के बगल में खड़ी एक पोनी टेल वाली लड़की कहती है, तुम्हें क्या कह रही हो, ये तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। लेडी रीचल, क्या आप अब शांत रह सकते हैं? यहाँ हमें पता चलता है वो पोनी टेल वाली लड़की का नाम रीचल होता है और आगे वो कहती है, नहीं, मैं शांत नहीं रह सकती। क्या यहाँ खड़े किसी को भी ये नहीं लग रहा कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है? जैसे ही रूमर फैलना चालू हो गया था ड्यूक रिपल्टन और प्रिंसेस के साथ एंगेजमेंट होने वाली है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ इस डांस फ्लोर में क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत ही संदेह पैदा कर रहा है। वेलिटा कहती है, आप अपने सीमा को पार कर रहे हैं। इतने में रीचल कहती है, देखो तो जरा उन दोनों को, किस तरह वे दोनों हंसते मुस्कुराते हुए डांस कर रहे हैं। इन्हें देखकर तो कोई भी बता सकता है इनके बीच में कुछ तो चल रहा है। इतने में उसके पीछे खड़ी ब्राउन हेयर वाली लड़की उसे पकड़ती है और कहती है, लेडी रीचल। रीचल उसके आवाजों को इग्नोर करते हुए कहती है, अगर ऐसा ही चलते रहा तो लेडी ब्रिल्टोक्सन प्रिंसेस के फियांसे को चुरा लेगी। अगर ये ऐसा ही चलते रहा तो फिर प्रिंसेस एक लूजर की तरह दिखने लगेगी। इसी बीच वेलिटा अचानक कहती है, एक कितना इंटरेस्टिंग है, जिसे सुनकर रीचल और उसके आजू बाजू में खड़े जितने भी लेडीज थे वे सब हैरानी से उसे ताकने लगती है। आगे वेलिटा कहती है, लेडी रीचल, आप शीरा को अपने हिसाब से देख रहे हैं और मैं अपने हिसाब से देखती हूँ। जिसे सुनकर रीचल हैरानी से कहती है, आप क्या कह रही हैं माय लेडी? वेलिटा कहती है, क्या तुम्हें पता है शीरा और मैं बचपन से ही दोस्त हैं। लोगों का क्या है, उन्हें तो मेरे और शीरा के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है और वे एक दूसरे के साथ गॉसिप करना चालू कर देते हैं। लेकिन कोई भी अगर मेरे दोस्त के बारे में मेरे सामने भला बुरा कहेगा तो फिर मैं उसे इतने आसानी से नहीं छोड़ दूंगी। चाहे जो भी हो, मेरे और शीरा के बीच में अगर किसी भी तरह की फूट डालना चाहेंगे तो मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगी। रीचल अपने लड़खड़ाए हुए शब्दों से कहने लग, नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रही थी जो आप समझ रही हैं। आप बुरा ना माने। इतने में वेलिटा कहती है, तुमने कहा था मैं एक लूजर हूँ, है ना? वेलिटा रीचल को देखती है और कहती है, मुझे उम्मीद है मैं आज के बाद तुम्हारा शक्ल को कभी नहीं देखूंगी। लेडी रीचल। रीचल ये सुनकर एकदम हैरान हो जाती है। फिर वो डरते हुए कहती है, योर हाइनेस, मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगी, प्लीज। इतने में हम देखते हैं वो सुनहरे बाल वाली लड़की को, जो कि उनके झगड़े को देखकर अपने आप से कह रही होती है, लेडी वेलिटा, जो कि बोसबॉर्न फैमिली के डॉटर हैं, इनके शब्दों बहुत ही पावरफुल माना जाता है और इस पूरे एम्पायर में बोसबॉर्न फैमिली का बोलबाला है। अगर ये किसी से किसी चीज के लिए खफा हो जाते हैं तो फिर ये पूरी तरीके से सोशल एग्जीक्यूशन के रूप ले लेता है और उस व्यक्ति को किसी भी तरह की हायर सोसाइटीज के पार्टी में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। इतने में वेलिटा कहती है, वेल, तो क्या अब हम सब किसी दूसरे जगह जाएं
यहाँ का माहौल बहुत ही टेंस हो गया है। इतना कहकर वेलिटा वहाँ से जाने लगती है और उसके पीछे पीछे जितने भी नोबल लेडीज आए थे वे लोग भी जाने लगते हैं, केवल रीचल को छोड़कर। इतने में वो सुनहरे बाल वाली लड़की वेलिटा से पूछती है, क्या आप ठीक हैं माय लेडी? वेलिटा, जो कि शीरा और एडन को एक साथ देखकर बहुत ही गुस्से में थी, वे कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो लड़की कहती है, नहीं कुछ नहीं है। आगे हम देखते हैं वेलिटा को, जो कि उस एक शब्द को पकड़कर बैठी हुई होती है, एक लूजर। हाँ, ये एक ऐसा शब्द है जिसे यूज करना भी मना किया गया है, खास करके बोसबॉन फैमिली के मेंबर के लिए कोई भी इस शब्द को यूज नहीं कर सकता। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा और एडन को, जो कि एक दावत टेबल पर बैठे हुए होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ वेलिटा आ जाती है। शीरा, जो कि वेलिटा को देखकर कहती है, वेलिटा तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।